राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर 1 की हमारी सीरीज चल रही पीवाईक्यू की, जो कि मैं डेली आपको लगभग 2 से 3 पीवाईक्यू के सेट करा रहा हूँ। ये दोस्तों 17 अक्टूबर 2020 का शिफ्ट 1 का पेपर है। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों एंड तक देखा करें, ताकि आप इन सारे क्वेश्चनों से लाभ उठा सकें। दोस्तों, इसमें से करीब करीब 50% पेपर आपका फंसेगा। और पेपर 1 के लिए मैं दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा, जो कि कल से शुरू होगा। और कल से हमारे 2022 और 2023 के पीवाईक्यू के सेट पेपर आपको देखने को मिलेंगे, करने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है दोस्तों, आपकी तालिका आ जाती है, यहाँ दी हुई है 2014 से 19 तक की इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, और ईयर 2014 नीचे दी है। ये केमिकल, सिविल, एरोस्पेस, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिकल और आईए दिए हुए हैं। आई यहां पर है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आई जो है में साक्षात्कार आई के लिए उपस्थित हुए और दाखिला प्राप्त किए गए ए अभ्यर्थियों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहला प्रश्न जल्दी से जल्दी करते हैं। पहला प्रश्न है, 6 वर्षों के दौरान एरोस्पेस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विषय में साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है। दोस्तों, कुछ नहीं है इसमें, एरोस्पेस और क्या बोल रहा है वो आप देख लीजिए। एरोस्पेस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना, तो केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ये आप देख लीजिए। और वो क्या कह रहा है वो सुन लीजिए। 6 वर्षों के दौरान, पूरे 6 वर्षों, तो हम क्या करेंगे, इनका टोटल कर लेंगे और माइनस कर देंगे, तो जितना आपका आंसर निकल के आएगा वही हमारा आंसर होगा। इन्होंने देखिए पहले सबको ऐड कर लिया, 7,737, और यहाँ आया 7403, और इसको माइनस कर दिया तो 334 आपका सही उत्तर हो गया। दोस्तों, ये आपका सही उत्तर है। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। इसके लिए आप लोग बोलते हो सर आप सही से निकल, बेटा मैं आपको क्या बताऊं प्यारे दोस्तों, कि ये इतना आसान है कि अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपकी तालिका के 5 प्रश्न आपके सही होंगे। सिविल इंजीनियरिंग विषय में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2016 में कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी हुई। 9.09%, 8.43% और 8.33%, 9.19%। तो सी जो है आपका दोस्तों वो एकदम सही उत्तर है। सी है आपका 8.33%। आइए जानते हैं कैसे। यहाँ पे जब हम देखते हैं 2015 में सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, ये हम नहीं बता रहे हैं, ये आपका तालिका में दिया हुआ है। ये देखिए 2015 में सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला लेने वाले ये रहे आपके, कितने दिए हैं देख लीजिए आप खुद, कितने 1980 ए आपके दाखिला लेने वाले 2015 में, और 2016 में सिविल इंजीनियरिंग दाखिला लेने वालों की संख्या 1815 ये आपकी दी हुई है। तो इसका जो परसेंटेज निकाला वो हमने निकाल दिया। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग विषय में सभी वर्षों के दौरान साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की कुल संख्या की तुलना में उस अवधि के दौरान दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है। तो आपका 8.1। बहुत आसान है दोस्तों। आप केमिकल इंजीनियरिंग वाले बस लाइन देखिए, जो वो बोलता जा रहा है वही उसमें देखते जाइए, आपका आंसर निकल आएगा। साक्षात्कार हेतु सभी वर्षों का तो टोटल कर लेंगे, है ना, और बस आपका ये आंसर आ गया। आपका आंसर आ गया डी, 91.86%। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 में अभियांत्रिकी के सभी 5 विषय में प्रवेश हेतु साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की औसत संख्या कितनी है। 1216, 1314, 1316 और 1346। तो डी जो है आपका दोस्तों वो सही उत्तर है। डी है आपका 1246, एकदम सही उत्तर। तो डी आपका सही उत्तर हो गया 1246। चलिए दोस्तों, वर्ष 2014 में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विषय में दाखिला हेतु साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या तथा वर्ष 2014 को देखिए, उसमें पेट्रोलियम इंजीनियरिंग देखिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 15 में देखिए। तो दोनों का रेशियो निकालना है, तो पहले आपको दोनों का रेशियो जितने हैं उसको आमने सामने रखिए, बस डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा तो 6:7 आपका बी आपका सही उत्तर हो गया। चलिए दोस्तों 6वें प्रश्न की ओर चलते हैं, और 6वां प्रश्न है हमारा, प्रभावी शिक्षण में सहयोग करने के लिए निम्नलिखित में किन्हें प्रमुख व्यवहार रूप में पहचाना गया है। पाठ स्पष्टता, अनुदेशनात्मक विविधता, विद्यार्थियों के विचारों एवं सहयोग का प्रयोग, अधिगम प्रक्रिया में संलग्न रहना, संरचना। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है आपका ए आपका सही उत्तर है दोस्तों, ए, बी और
डी, तो ए क्या है, पाठ स्पष्टता, अनुदेशनात्मक विविधता, और डी है अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता रहना। चलिए दोस्तों, प्रभावी शिक्षण में सहयोग करने के लिए प्रमुख व्यवहार के रूप में निम्नलिखित को पहचाना गया। पाठ स्पष्टता जो मैंने आपको बता दी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें प्रभाव की दिशा प्रमुखतः एक तरफा होती है? परामर्श देना, मार्गदर्शन प्रदान करना, शिक्षण और अधिगम। तो डी आपका सही उत्तर है दोस्तों, अधिगम आपका सही उत्तर है। अधिगम में प्रभाव की दिशा प्रमुखतः एक तरफा होती है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पूर्वानुभवों के आधार पर व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। वुडवर्थ के अनुसार नई सूचनाओं तथा नई प्रतिक्रियाओं को धारण करना ही अधिगम है। इस प्रकार अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति का निरंतर विकास होता है। शिक्षण के निम्नलिखित कौन से स्तर में संप्रेषण प्रक्रिया की अति उच्च स्तर पर सक्रिय एवं अंतक्रियात्मक होती है? सविमर्श स्तर, अवबोध स्तर, स्मृति स्तर, स्वायत्त विकास स्तर। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों, सविमर्श स्तर। शिक्षण के सविमर्श स्तर रिफ्लेक्टिव लेवल में संप्रेषण प्रक्रिया अति उच्च स्तर पर सक्रिय एवं अंतक्रियात्मक होती है। इस स्तर पर छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति का विकास होने से संप्रेषण का उच्च स्तर पाया जाता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, कथन 2, प्रभावी होने के लिए शिक्षण एवं परीक्षण दोनों साथ साथ चलने चाहिए। कथन 2 है, प्रतिपुष्टि निर्माणात्मक मूल्यांकन का आवश्यक घटक नहीं। तो दोस्तों, इनके ऑप्शन हमेशा सेम रहते हैं। आपके कंप्यूटर के प्रश्न पढ़ लीजिए, गद्यांश को पढ़ लीजिए। तालिका जो ऐसा है जो आपको बड़ी आसानी से नंबर दिला सकता है, और है आपका ये अभिकथन और तर्क और आपके कथन, ये जो और आपकी नंबर सीरीज और ब्लड रिलेशन दोस्तों, ये आपके ऐसे हैं कि आपको आसानी से नंबर दिला सकते हैं। तो सी है आपका, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही है क्योंकि शिक्षण तभी प्रभावी हो सकता है जब साथ में परीक्षण की प्रक्रिया भी साथ साथ चलती रहे। वस्तुतः यह परीक्षण ही है जिससे न केवल विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का पता चलता है बल्कि साथ ही यह शिक्षक के प्रति प्रतिपुष्टि फीडबैक की भूमिका भी निभाता है। कथन 2 सही नहीं है, प्रतिपुष्टि निर्माणात्मक मूल्यांकन का आवश्यक घटक नहीं बनाता। मास्लो के अधिक्रम में निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक बल उच्च स्तरीय अधिगम से संबंधित हैं? शरीर क्रियात्मक आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, आत्मसम्मान की आवश्यकताएं, आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं। और है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है डी और ई। तो डी और ई में दोस्तों आपका हो गया आत्मसम्मान की आवश्यकताएं, आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं। मास्लो के अधिक्रम में उच्च स्तरीय अधिगम से संबंधित आवश्यक बलों में आत्मसम्मान की आवश्यकताएं एवं आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं सम्मिलित हैं। चलिए दोस्तों, स्पष्टीकृत अब्राहम मास्लो के अधिक्रम। जब भी आपसे मास्लो लिखा है तो आप पूरा नाम पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा अब्राहम मास्लो, या अब्राहम मास्लो लिख के आए तो आपको बिल्कुल भी चौंकना नहीं है कि अधिक्रम में सबसे उच्च स्तरीय अधिगम आत्मसिद्धि को माना है। इसके पश्चात आत्मसम्मान की आवश्यकता को बताया है। अधिगम स्तर के निम्न स्तरीय स्तर पर मास्लो ने शारीरिक या दैहिक आवश्यकता को रखा है। चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहा करिए दोस्तों। और आप जाके, अगर आप सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं तो आप जाके पेपर 1 की प्लेलिस्ट देख सकते हो, पेपर 2 की प्लेलिस्ट देख सकते हो दोस्तों, और आप जीएस हिंदी की प्लेलिस्ट देख सकते हो दोस्तों, करंट की प्लेलिस्ट है, मोटिवेशनल प्लेलिस्ट है, और दोस्तों आपके लिए हमारी स्टैटिक जीके के भी एक प्लेलिस्ट है, आप जाके दोस्तों देख सकते हो। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मैचिंग दोस्तों आपकी बहुत ज़्यादा आती है तो इनको हमेशा याद है। प्रयोगात्मक विधि, ये दोस्तों मैं पहले PYQ में करा चुका हूँ, जो मैं आपको सेट लगवाएं उसमें ये मैं आपको करवा चुका हूँ। आपको पता है कि लगभग 50% पेपर आपका इसी में से आएगा, और जो 50% है उसके लिए हम आपका प्रैक्टिस सेट लगवा देंगे ताकि इन 6 दिन में आप वो कंप्लीट कर लें। कार्योत्तर विधि, और आपका सी है दोस्तों वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि, और डी है नजातीय विधि। तो दोस्तों यहाँ हम डायरेक्ट व्याख्या पढ़ते हैं। डी आपका सही उत्तर है। व्याख्या है प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड, उपयुक्त नियंत्रण की स्थिति में आश्रित चर पर निराश्रित चर
के हेरफेर के प्रभाव का अध्ययन करना। कार्योत्तर विधि एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, वर्तमान में व्यक्त साक्ष्यों के आधार पर कारक तथ्यों का अन्वेषण करना। वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि डेस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, किसी विशिष्ट समाज में लोग जिस तरीके से अपना मत और कार्य व्यक्त करते हैं उसका विस्तृत वर्णन। और निर्जातीय विधि एथनोग्राफिक मेथड, परिघटना की वर्तमान स्थितियों के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित अध्ययन। स्पष्टीकरण ए, प्रयोगात्मक विधि एक्सपेरिमेंट मेथड में कार्य कारण संबंध स्थापित किया जाता है। इस सिद्धांत में यदि कार्य कारण संबंध स्थापित हो जाता है तो यहाँ आश्रित चर पर निराश्रित चर के हेरफेर के प्रभाव को देखा जाता है। कार्योत्तर विधि एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड का संबंध वर्तमान में व्यक्त साक्ष्यों के आधार पर कारक तथ्यों के अन्वेषण। दोस्तों चलिए आपकी चारों विधि आप पढ़े। निजाती विधि एथनोग्राफिक मेथड, यह गुणात्मक अनुसंधान का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शोध में आश्रित चर का सर्वोत्तम वर्णन करती हैं? यह कारण कार्य संबंध में कारक है, यह कारण कार्य संबंध में प्रभाव है, यह वह स्थिति या विशेषता है जिसमें प्रयोगात्मक अध्ययन में हेरफेर किया जाता है, यह वह चर है जिसे नियंत्रण में रखा जाता है, यह एक प्रकार का अनुक्रियाई चर है। नीचे दो विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, उसमें सी है आपका केवल ए और सी। ए और सी है आपका, यह एक स्थिति या विशेषता जिसमें प्रयोगात्मक अध्ययन में हेरफेर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक शोध परिस्थिति में जब किसी विशिष्ट संख्याकी को स्पष्टतः सार्थक घोषित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय तर्कसंगत माना जाएगा? शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है, वैकल्पिक परिकल्पना स्वीकार की जाती है, शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है, वैकल्पिक परिकल्पना अस्वीकार की जाती है। ये दोस्तों आपको घुमाने वाला, वो बस वहीं की वहीं आपको घुमाना चाहता है और आपको बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं बनना है। शून्य परिकल्पना के साथ साथ वैकल्पिक परिकल्पना भी स्वीकार की जाती है। तो आपका जो दोस्तों सही उत्तर है वो है डी, ए और बी। ए है शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है, वैकल्पिक परिकल्पना अस्वीकार की जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका असर्शन और रीजन के प्रश्न आ गए। इनके ऑप्शन दोस्तों हमेशा सेम रहते हैं। तो चलिए, ऐतिहासिक शोध में प्रदत्त किसी महत्व का हो इससे पहले वह प्रामाणिक होने चाहिए, फिर भी प्रामाणिकता का साक्ष्य उसके महत्व को स्थापित नहीं करता है, वह परिशुद्ध भी होना चाहिए। तर्क है, इसलिए वह आलोचना के प्रदत्त की निम्नतर समीक्षा कहा जाता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। तो आपका दोस्तों जो सही उत्तर है वो है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अभिकथन ए सही है, ऐतिहासिक शोध में प्रदत्त किसी महत्व का हो इससे पहले वह प्रामाणिक होना चाहिए, फिर भी प्रामाणिकता का साक्ष्य उसके महत्व को स्थापित नहीं करता है, वह परिशुद्ध भी होना चाहिए क्योंकि ऐतिहासिक शोध में प्रदत्त का महत्व प्रामाणिकता का परिशुद्धता के लिए वैज्ञानिक विधि का सहारा लिया जाता है। तो दोस्तों कथन एक है, शोध में संयोगिक या आकस्मिक त्रुटियां प्राप्त परिणामों को सही मान से एक दूसरी दिशा में परिवर्तित करने में कारक होंगी। कथन दो है, व्यवस्थित त्रुटियां शोध में प्राप्त परिणामों को किसी एक विशेष दिशा में परिवर्तित करती हैं और संयोगिक त्रुटियों के सापेक्ष शोधकर्ता को काफ़ी हद तक आश्चर्यचकित करती हैं। तो उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। कथन एक और दो दोनों, इनके ऑप्शन दोस्तों हमेशा सेम रहते हैं। तो आप यहाँ पे इनके ऑप्शन पर, ये दोनों दोस्तों कथन सही हैं तो ए आपका सही हो जाएगा। कथन ए और 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 1 सही है क्योंकि संयोगिक आकस्मिक एक्सीडेंटल त्रुटियां आकस्मिक रूप से घटित होती हैं, और कथन 2 भी सही है क्योंकि व्यवस्थित त्रुटियां सिस्टमैटिक एरर्स जहां एक दिशीय होती हैं तथा जो किसी प्रक्रिया पद्धति अथवा विधि में चूक के कारण घटित होती हैं। चलिए दोस्तों, कक्षा संप्रेषण में संज्ञानात्मक विश्ववर्ता इसका परिणाम है। संदेश का निस्संदन फिल्टरिंग करना विद्यार्थी की रुचि, विद्यार्थी आधारित अन्योन्य क्रिया, अव्यवस्थित परिस्थितियां। डी आपका सही उत्तर है दोस्तों, अव्यवस्थित परिस्थितियां। कक्षा संप्रेषण में संज्ञानात्मक विश्ववर्ता या मतभेद कॉग्निटिव डिसोनेंस अव्यवस्थित परिस्थितियों का परिणाम है। संज्ञानात्मक विश्ववर्ता कक्षा संप्रेषण में तब अव्यवस्थित
परिस्थितियों का परिणाम होती है जब छात्र परस्पर विरोधी विचारों, कार्यों, विश्वासों, भावनाओं या भावनाओं की टकराहट के परिणाम स्वरूप उद्वेलित होते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, ऑनलाइन शिक्षण के निम्नलिखित कौन से प्रमुख संप्रेषण अवरोध हैं? तकनीकी, वैधानिकता, छात्र समुदाय, संस्कृति, लिंग। तो नीचे जो दोस्तों दिए गए हैं उसमें सही उत्तर है बी, ए, डी और ई, लिंग, संस्कृति और तकनीकी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संसाधनों की कमी भी है दोस्तों, लेकिन उसमें दिया नहीं था तो हमने 3 ही पढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कथन, अध्यापक द्वारा दिए गए आक्रामक एवं भड़काऊ बयान कक्षा में संप्रेषण और शैक्षणिक रूप से प्रभावी बनाते हैं। कथन 2, उचित शब्दों का चयन कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया को विश्वास प्रदान करता है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सत्य किंतु कथन 2 गलत हैं। कथन 1 असत्य किंतु कथन 2 सही है। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों। कथन 1 असत्य किंतु कथन 2 सही है। कथन 1 असत्य क्योंकि अध्यापक द्वारा दिए गए आक्रामक एवं भड़काऊ बयान कक्षा में संप्रेषण और शैक्षिक रूप से संज्ञानात्मक मतभेद को बढ़ाने के साथ साथ अध्यापक के सम्मान में भी कमी लाते हैं। इसी के साथ साथ यह बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कथन 2 सत्य क्योंकि उचित शब्दों का चयन कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया को विश्वास प्रदान करता है तथा छात्र अध्यापक की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उचित शब्दों का चयन तथा तारतम्यता कक्षा शिक्षण में संप्रेषणगत प्रक्रिया का सहायक माना जाता है। मीडिया प्रोडक्शन प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान कीजिए। विषय वस्तु की तैयारी, योजना, प्रस्तुति, प्रोडक्शन, प्रसारण, प्रतिपुष्टि, विश्लेषण और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो डी आपका सही उत्तर है बी, ए, सी, डी। आइए नीचे देख लेते हैं। सबसे पहले योजना, विषय वस्तु की तैयारी, प्रस्तुति, प्रोडक्शन और प्रसारण और प्रतिपुष्टि, विश्लेषण। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर से। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1, संचारण के उदाहरण और संचारण के प्रकार। ईमेल भेजना, मौखिक अनुदेश, व्यक्तियों के 2 समूहों के बीच सूचना का आदान प्रदान, या यातायात संकेत। तो दोस्तों, संकेत विज्ञान संबंधी समव्यवहार, औपचारिक, अनौपचारिक। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो उत्तर ए जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों। ए, 3rd, 4th, 2nd और 1st। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है दोस्तों। ईमेल भेजना औपचारिक, मौखिक अनुदेश अनौपचारिक, 3rd, 4th, 2nd, 1st। तो आपका व्यक्तियों के समूहों के बीच सूचना का आदान प्रदान, संकेत विज्ञान संबंधी, यातायात संकेत, समव्यवहार। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 70 संख्याओं का औसत 32 है। यदि प्रत्येक संख्या, यहाँ से आपका कैलकुलेशन शुरू हो गया दोस्तों। आपको पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ सके। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, यदि 70 संख्याओं का औसत 32 है, यदि प्रत्येक संख्या 3 तक बढ़ा दी जाती है तो नई औसत क्या होगी? तो दोस्तों 70 संख्याओं का योगफल 70 × 32 को 2240। यदि प्रत्येक संख्या को 3 तक बढ़ा दिया जाए तो कुल वृद्धि 70 × 3 210। तो नई औसत संख्या होगी 2240 + 210, तो 2450/70 = 35 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति सीधी सड़क पर बिंदु ए से बिंदु बी तक 15 मिनट के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाता है और उसके पश्चात 10 मिनट के लिए बिंदु बी से बिंदु सी तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाता है। तो बिंदु ए से बिंदु सी तक उसकी यात्रा औसत गति होगी दोस्तों, वो है आपकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे इन्होंने सॉल्व किया है। औसत गति, औसत स्पीड 2xy/x + y। तो 2 × 60 × 90/60 + 90 = 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए दोस्तों, एक विद्यार्थी इंग्लिश, भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा गणित में क्रमशः 55, 60, 65 और 70 अंक प्राप्त करता है। दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश पहले, तो इंग्लिश के 55, भौतिकी के 60, जो लिखा है वैसे ही हम करेंगे। तो प्राप्त करता है। इंग्लिश, भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा गणित का श्रेय क्रमशः 2, 3, 3 तथा 4 है। विद्यार्थी के औसत अंक क्या होंगे? (62.50, 63.75, 64.25 और 64.75। तो दोस्तों बी हमारा सही उत्तर है 63.75।
63.75। बी जो है हमारा वो सही उत्तर है 63.75। छात्र का इंग्लिश में प्राप्तांक 2 इंटू 55 इजक्वल टू 110 हो गया। छात्र का भौतिकी में प्राप्तांक 3 इंटू 60 इजक्वल टू 180। छात्र का रसायन विज्ञान में प्राप्तांक 3 इंटू 65 इजक्वल टू 195। छात्र में गणित विषय में प्राप्तांक 4 इंटू 70 280। कुल प्राप्तांक 765। विषय का छात्र 12। औसत क्या हो गया आपका 63.75। 5 बजे 5 बार बजने के लिए एक घड़ी को 5 सेकंड का समय लगता है, उसका 9 बजे 9 बार बजने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। 5 बजे 5 बार बजने के घड़ी द्वारा लिए गए समय 5 सेकंड। 9 बजे बाद बजने के घड़ी द्वारा 5/4 इंटू 9 इक्वल टू 11.25 सेकंड, जो कि यहाँ नहीं दिया गया है। चलिए दोस्तों, एक दुकानदार 1500 के अंकित मूल्य पर 40% की छूट के साथ वस्तु की बिक्री करता है। ठीक है, 1500 रुपये रेट है, लेकिन उस पर 40% ऑफ के साथ बिक्री करता है। वस्तु के मूल्य पर वह अभी भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, अब वह बताएगा, पूछेगा कि वस्तु का मूल्य क्या है। मुझे यही पूछते हैं, मुझे पता है। तो ₹500, ₹600, ₹750, ₹1080। तो 1500 का 40% ऑफ कर दो। पहले जो पैसे आए उसमें 20% वो प्रॉफिट कमा रहा है, 20% ऑफ कर दो, आपका उत्तर आ जाए। तो वस्तु का अंतिम मूल्य अंकित मूल्य 1500, 0% छूट देने पर विक्रय मूल्य 1500 इंटू 40/100 इक्वल टू 600। तो अतः 1500 माइनस 600 900। मूल्य अभी भी 20% लाभ प्राप्त करता है, मतलब अतः मूल्य हो गया 900/120 इंटू 100 इक्वल टू 750। मूल्य हो गया 750 रुपये। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए 120 यहाँ कैसे आ गया, आपको समझ आया। चलिए, भारतीय तर्कशास्त्र के संदर्भ में इस पहाड़ी में धुआं है जो अपरिवर्तनीय रूप से आग से जुड़ा है को कहा जाता है। ये दोस्तों हर जगह हर बार ये हर सेट में मैंने कराया ये प्रश्न, बस प्रश्न वही है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हर बार में ये पहाड़ी में धुआं है और जो परिवर्तनीय रूप से आग से जुड़ा है तो कहा जाता है अप्रतिज्ञा अथवा प्रतिज्ञाप्ति। उदाहरण सहित सार्वभौम सहवर्तिता उपनय विद्यमान मामले में सार्वभौम सहवर्तिता और निष्कर्ष या निगमन प्रस्ताव से निकाला गया। तो सी आपका सही उत्तर है, उपनय विद्यमान मामले में सार्वभौम सहवर्तिता। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से अरस्तु न्यायवाक्य की विशेषता की पहचान कीजिए। दोस्तों ये भी आपके पहले आ चुका है PYQ में, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों स्वयं देखिए कि कितने प्रश्न बार बार वही आ रहे हैं। यह निगमनात्मक, आगमनात्मक और रूपात्मक सामग्री है। यह केवल निगमनात्मक और आकारिक होता है। प्रतिज्ञाप्ति के साध्य और पक्ष पद अलग होते हैं। यह वाचिक होता है, वाचिक रूप अनुमति का सार नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो सी है, बी, सी और डी। यह केवल निगमनात्मक और आकारिक होता है। प्रतिज्ञाप्ति के साध्य और पक्ष अलग अलग होते हैं और यह वाचिक होता है। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुकरात एक मनुष्य, अतः सुकरात मदरशील है। सभी मनुष्य मदरशील हैं। ठीक है, जब मध्य पद साध्य पद के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से संबंधित होता है तो अनुमति कहलाती है। सह अस्तित्व की समरूपता पर आधारित केवलान्वयी, केवल व्यक्तिरेखी, अन्वय व्यक्तिरेखी। दोस्तों ये प्रश्न भी मैं काफ़ी बार करा चुका हूँ PYQ में, इसी PYQ में ये प्रश्न बार बार हो रहा है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो ये इसका उत्तर होगा अन्वय व्यक्तिरेखी, डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों चलिए जानते हैं क्यों सही। जब मध्य पद साध्य पद से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से संबंधित होता है तो अन्वय व्यक्तिरेखी अनुमति कहलाती है। यह न्याय के अंतर्गत ज्ञान को जानने का एक साधन है। हेतु तथा साध्य का एक साथ किसी उदाहरण से मिलन अन्वय कहलाता है, जबकि दोनों का अभाव व्यक्तिरेख कहलाता है। यह अन्वय विधि का द्विगुणित प्रयोग है। इसे खोज की अपेक्षा सिद्धि की विधि भी कहते हैं। पानी से होने वाला ज्वार वहाँ होता है जहाँ दलदल रहता है, और जहाँ दलदल नहीं रहता वहाँ ज्वार नहीं रहता। अतः ज्वार का कारण दलदल का होना है। निम्नलिखित में से उनकी पहचान कीजिए जो असिद्ध मध्य पद के हेत्वाभास को प्रदर्शित करते हैं। आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध, व्याप्तवा सिद्ध, विरुद्ध, बाधित। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। केवल A, B और C, केवल B, C और D,
केवल ए डी और ई, केवल ए सी और डी। तो ए जो है आपका वो दोस्तों सही उत्तर है ए बी और सी। चलिए नीचे हम आश्रय हेत्वाभास, स्वरूप सिद्ध हेत्वाभास और व्याप्तिक व सिद्ध हेत्वाभास। जब हेतु के साध्य के साथ व्याप्ति असिद्ध हो तो वहाँ व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास होता है। जैसे जहाँ आग है वहाँ धुआं है। चलिए नीचे दो कथन दिए गए हैं दोस्तों। कथन 1 है उपमिति को पद और उसके अर्थ के बीच संबंध के ज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। कथन 2 है शब्द प्रमाण किसी आम व्यक्ति का कथन होता है तथा यह उसके अर्थ के अवबोध से संबंधित है। उपयुक्त कथन के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। इनके ऑप्शन दोस्तों हमेशा सेम रहते हैं, तो कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटरों के संबंध में सही है। दोस्तों कंप्यूटर के आपके क्वेश्चन आ गए, अब 5 आपके कंप्यूटर के ही चलेंगे। सॉफ्टवेयर को रैम से द्वितीयक स्टोरेज में लोड किया जाता है और तत्पश्चात सीपीयू द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। सॉफ्टवेयर को द्वितीयक स्टोरेज से रैम में लोड किया जाता है और तत्पश्चात सीपीयू द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। सॉफ्टवेयर को द्वितीयक स्टोरेज में रैम में लोड किया जाता है और तत्पश्चात मदरबोर्ड द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। सॉफ्टवेयर को रैम से द्वितीयक स्टोरेज में लोड किया जाता है और तत्पश्चात मदरबोर्ड द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो बी जो है आपका सही उत्तर है दोस्तों। सॉफ्टवेयर को द्वितीयक स्टोरेज से रैम में लोड किया जाता है और तत्पश्चात सीपीयू द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। कंप्यूटर के संबंध में सॉफ्टवेयर को द्वितीयक स्टोरेज में रैम में लोड किया जाता है और तत्पश्चात सीपीयू द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। ध्यातव्य है कि सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्राम का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने को निर्देशन देता है। यह यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 स्वयं भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों को सामर्थ्य अनुसार और गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया कराना है। दूसरा है स्वयं का उद्देश्य किशोरियों के बीच शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर वो सी है। कथन 1 सत्य किंतु कथन 2 सत्य नहीं है। स्वयं पोर्टल के बारे में दोस्तों आप जानते होंगे, क्योंकि यह सभी नागरिकों से संबंधित है, ना कि सिर्फ किशोरियों से, इसलिए कथन 2 सही सत्य नहीं है। सिर्फ किशोरियों से नहीं, सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है अभिकथन रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम सहज परिवर्तनीय होती है और इसमें वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले आंकड़े और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। इसका तर्क है, रीज़न है, रैम एक स्टोरेज माध्यम है जिसमें इसके विषय वस्तु बिजली आपूर्ति बाधित हो जाने के बाद भी बने रहते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ए सही है परंतु आर गलत है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है जहां पर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर तत्कालिक रूप से संग्रह रहते हैं। इसमें वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले आंकड़े और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। इस तरह अभिकथन ए सही है, तर्क आर गलत है क्योंकि आर में वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम तथा आंकड़े का भंडारण होता है परंतु विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर यह विषय वस्तु हट जाती है। ठीक है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। कंप्यूटर शब्दावली और व्याख्या। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, www, डिवाइस ड्राइवर और एक और होगा दोस्तों, उसको हम पढ़ते हैं आगे। क्या है आपका, वो है आईपी एड्रेस है ना, नेटवर्क एड्रेसेज को परिभाषित करता है और इसका प्रयोग। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है बी में आपका डी का 4 ही रहेगा, ये सही है। आईपी होता है नेटवर्क एड्रेसेस को प्रभावित करता है और इसका प्रयोग पैकेट्स को भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम सबको जान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऐसा सॉफ्टवेयर समुच्चय है जो बाहरी उपकरणों को नियंत्रित करता है तथा मेमोरी और प्रोसेसर टाइम्स आवंटित करता है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है जो कंप्यूटर के रिसोर्स तथा ऑपरेशन को नियंत्रित करता है। www इंटरनेट से चलने वाली एक सेवा है। इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। यह आपस में परस्पर जुड़े हाइपर टेक्स्ट HTTP दस्तावेजों को इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने की प्रणाली है। डिवाइस ड्राइवर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर से जुड़े किसी हार्डवेयर को चलाने में सहायक होता है। यह हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर
इंटरफेस प्रदान करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को बिना हार्डवेयर की जानकारी के ही उसके कार्यों तक पहुंचाने और उसे नियंत्रित करने देता है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल यह नेटवर्क एड्रेसेस को परिभाषित करने का कार्य करता है। इंटरनेट पर हम जब भी कोई जानकारी साझा करते हैं तो वह जानकारी इसी आईपी पते के माध्यम से आती जाती है तथा सूचनाओं के रूप में पैकेट्स के रूप में भेजा जाता है। प्रत्येक पैकेट्स पर भेजने वाले का नाम तथा गंतव्य स्थान दर्ज होता है। निम्नलिखित अधूरे वाक्य पर विचार कीजिए। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी का संक्षिप्त नाम है। यह लैन अथवा इंटरनेट से जुड़ने में परिकल्पना, ये जो स्पेस दी है यहाँ में सही भरना, को सक्षम बनाने हेतु कम दूरी की डैश का प्रयोग करने वाले डैश का एक समुच्चय है। निम्नलिखित सूची में क्या क्रमानुसार भरना है, क्या आएगा? तो मानकों, तरंगों, उपकरणों, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों मानकों, उसके बाद आपका आएगा तरंगों और नीचे आएगा उपकरण। यहाँ पे इन्होंने भर दिया। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स पीसीबीज द्वारा जलीय पर्यावरण का प्रदूषण निम्नलिखित में से किनके द्वारा घटित हो सकता है? सीवेज, बहिस्त्राव, अपशिष्ट भस्मक, विषाक्त कचरा, तप विद्युत संयंत्र, परिवहन क्षेत्र। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। केवल ए, सी और ई, केवल ए, बी, डी, ई, केवल बी, सी, डी, केवल ए, बी, सी। तो डी जो है आपका वो दोस्तों सही उत्तर है, केवल ए, बी और सी। सीवेज माफ करिएगा दोस्तों, सीवेज, बहिस्त्राव, अपशिष्ट भस्मक और विषाक्त कचरा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कथन 1। स्वाभाविक रूप से डीजल वाहनों, हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन काफ़ी कम होता है। ये दोस्तों अभी मैंने इससे पहले वाले पीवाईक्यू जो आपकी क्लास है उसमें भी कराई थी, तो लगभग वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। मुझे तो क्वेश्चन लगभग याद भी हो गए हैं। तो और दोस्तों कल से आपका 2022-23 के पीवाईक्यू कराए जाएंगे और आपको पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट पूरा कराया जाएगा। कथन 2। डीजल चलित वाहन स्वाभाविक रूप से पेट्रोल चलित वाहन की तुलना में अधिक ईंधन क्षम होते हैं। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों, दोनों कथन आपके सही हैं। चलिए यहाँ पे पूरा परसेंटेज भी दिया है। क्रैन केस में वायु ईंधन की दहन क्रिया का फलस्वरूप 20% प्रदूषण उत्सर्जन होता है। इसके अलावा 20% पेट्रोल टैंक के वाष्पीकरण इत्यादि तथा दहन क्रिया से 60% तत्व निर्वातक के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। पेट्रोल में 0.15% सीसा होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। यदि किसी दी गई ध्वनि की तीव्रता में दोगुना की वृद्धि होती है तो डेसिबल में ध्वनि के स्तर में कितनी वृद्धि होगी? तो दोस्तों बहुत सरल आंसर है 3 dB, 3 डेसिबल। dB यहाँ डेसिबल को लिखा जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको इसके फॉर्मूला पता होंगे तभी आपके लिए ये सरल है। तो ये था इसका फॉर्मूला, आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे आपका आ गया 3 dB। निम्नलिखित में किस ऊर्जा स्रोत के दहन पर प्रति इकाई ऊर्जा आउटपुट अथवा ऊष्मा की मात्रा पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन अधिकतम होता है? कोयला, सब बिटुमिनस, प्राकृतिक गैस, डीजल ईंधन और हीटिंग ऑयल, गैसोलीन, एथेनॉल रहित। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों आपका एक, कोयला सब बिटुमिनस। कोयला सब बिटुमिनस के दहन के प्रति इकाई ऊर्जा आउटपुट अथवा ऊष्मा की मात्रा पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन अधिकतम होता है। सब बिटुमिनस कोयला कोयले का सबसे निम्नतर प्रकार है जिसमें तक कार्बन पाया जाता है, अतः इसके जलने पर सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रत्येक देश द्वारा दीर्घावधि कम उत्सर्जन विकास रणनीतियां बनाए जाने का सुझाव निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत दिया गया है? पेरिस समझौता। दोस्तों ये समझौते जरूर पढ़ लो। पेरिस, मॉन्ट्रियल, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनसे हमेशा प्रश्न आता है, आपका एक प्रश्न तो इनसे बनना ही बनना है। तो आपका जो पहला है वो है दोस्तों पेरिस समझौता। आपको पता ही होगा, आपने अगर मेरी पहले की वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा दोस्तों पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल समझौता, सबके बारे में। पेरिस समझौता प्रत्येक देश द्वारा दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति बनाए जाने का सुझाव देता है। नवंबर से 2 दिसंबर तक चली इसी बैठक में पक्ष पेरिस में एकत्रित हुए तथा वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से। ठीक है दोस्तों।
अब है आपका आयुर्वेद जो स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली है का वर्णन निम्नलिखित में से किस में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। दोस्तों अर्थवेद में ये मिलता है। आयुर्वेद में विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली है। यह विज्ञान, कला तथा दर्शन दोनों मिलीजुली विद्या है। आयुर्वेद जो स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की संस्थाएं राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड एनबीए के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? शिक्षण संस्थाएं, तकनीकी संस्थाएं, कृषि संस्थाएं और चिकित्सा संस्थाएं। तो सही उत्तर है दोस्तों तकनीकी संस्थाएं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी उच्च अधिगम संस्था हेतु बाह्य जिम्मेदारी के सूचकांक हैं? शिक्षकों के व्यावसायिक विकास हेतु प्रावधान, पुस्तकालय और तकनीकी संसाधनों के उपयोग की पद्धति, पाठ्यक्रमों का सामाजिक जरूरतों के संगत होना, सार्वजनिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन, उत्तीर्ण विद्यार्थियों का नियोजन पद्धति। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनें। तो आपका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है सी, डी और ई। जो सही उत्तर है हमारा दोस्तों वो है आपका सी, डी और ई। सी है आपका पाठ्यक्रमों का सामाजिक जरूरतों के संगत होना, सार्वजनिक परीक्षाओं को विद्यार्थियों का प्रदर्शन और उत्तीर्ण विद्यार्थियों की नियोजन पद्धति। ठीक है दोस्तों। उच्च अधिगम संस्था हेतु बाह्य जिम्मेदारी का सूचकांक है पाठ्यक्रमों का सामाजिक जरूरतों के संगत होना, सार्वजनिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन, उत्तीर्ण विद्यार्थियों के नियोजन पद्धति। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी विश्वविद्यालय के किस सांविधानिक निकाय के पास अध्ययन कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों की औपचारिक अनुमोदन देने की शक्ति होती है? सीनेट, सिंडिकेट, विद्युत परिषद और बोर्ड ऑफ स्टडीज। तो सी जो है आपका दोस्तों वो आपका सही उत्तर है विद्युत परिषद। सी आपका एकदम सही उत्तर है विद्युत परिषद। किसी विश्वविद्यालय के विद्युत परिषद नामक संवैधानिक निकाय के पास अध्ययन कार्यक्रम पाठ्यक्रमों को औपचारिक अनुमोदन देने की शक्ति होती है? एकेडमिक काउंसिल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली के उद्देश्य हैं? किसी कर्मचारी को उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों का पता लगाने में उसकी सहायता करना, वांछनीय संगठनात्मक आचार के सृजन में सहायता करना, नई भूमिकाओं हेतु प्रेरित व प्रशिक्षित करने के प्रयोजनार्थ लोगों की पहचान में सहायता करना, ठीक से काम करने वाले और ठीक से काम नहीं करने वालों के बीच विभेद करने में सहायता करना, प्रशिक्षुओं को व्यवस्था की खामियों को समझने में समर्थ बनाना। तो दोस्तों केवल ए, बी और सी, केवल बी, सी और डी सही उत्तर है, केवल ए, बी और सी। ठीक है दोस्तों ए, बी और सी क्या है आपका? वांछनीय संगठनों आचार के सृजन में सहायता प्रदान करना, नई भूमिका हेतु प्रेरित व प्रशिक्षित करने के प्रयोजनार्थ लोगों को पहचान में सहायता करना, किसी कर्मचारी को उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों को पता लगाने में सहायता करना। यहाँ से आपका दोस्तों गद्य शुरू हो गया। मैंने आपको बताया 5 प्रश्न आपके गद्य के आते हैं। दोस्तों मैंने देखा है बड़ी बड़ी कोचिंग्स वाले बहुत, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुझे शोभा भी नहीं देता कि वो बच्चों का भविष्य कर रहे हैं सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए। क्या बोलते हैं कौन सी यूनिट में से सबसे ज़्यादा प्रश्न आएंगे, बच्चा तुरंत खोल के देख लेता है, लेकिन असल में सब यूनिट्स में से आपके बराबर प्रश्न आते हैं। लगभग 5-5 प्रश्न आते हैं। एक आध प्रश्न की बात अलग है, नहीं तो सब में से बराबर। देखिए आपके गद्य के भी 5 प्रश्न हैं। चलिए, हमारी ऊर्जा की सच्ची भूमिका, व्यक्तिगत शक्ति प्राप्त करना और हमेशा इससे कार्य संचालित करना, आज अधिकार, अधीन, ग्राहक, उपभोक्ता, सहकर्मी, शिक्षक, विद्यार्थी, पति पत्नी, माता पिता, संतान, मित्र आदि संबंधों में अपने व्यक्तिगत शक्ति खो देते हैं। प्राय इन संबंधों में एक पीड़क की भूमिका निभाता है तो दूसरा पीड़ित की भूमिका में होता है, लेकिन यह इन संबंधों की एक बड़ी कमजोरी और यह लोगों के उनकी वास्तविक। दोस्तों यहाँ पे आप पैराग्राफ पूरा पढ़ सकते हैं क्योंकि आपके उत्तर में मैंने व्याख्या में पैराग्राफ पहले से है, तो मैं आपको वो करा देता हूँ। लोगों के बीच विभिन्न प्रकार के संबंधों की परिणति निम्नलिखित में से किसमें होती है? सामाजिक विविधता, सोपानिक ढांचा, समाज में शक्ति संतुलन, कमजोर और विनम्र की अधीनस्था। बी जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों, सोपानिक ढांचा। गद्यांश के प्रतीत होता है कि लोगों के बीच विभिन्न प्रकार के संबंधों की परिणति सोपानिक ढांचे से होती है। गद्यांश में सही ही लिखा है, आज अधिकारी, अधीन, ग्राहक, उपभोक्ता, सहकर्मी, शिक्षक, विद्यार्थी, पति पत्नी, माता पिता, संतान। ठीक है दोस्तों। किसी समाज में शक्ति संबंधों की प्रवृत्ति होती है, लोगों द्वारा स्वयं उपलब्धि को चोट पहुंचाना, लोगों की क्षमताओं में सुधार लाना, आत्मसम्मान बढ़ाना,
पीड़ित की अपेक्षा अधिक संख्या में पीड़क का होना, लोगों द्वारा स्वयं उपलब्धि को चोट पहुंचाना दोस्तों आपका सही उत्तर होगा। किसी समाज में शक्ति संबंधों की प्रवृत्ति लोगों द्वारा स्वयं उपलब्धि को चोट पहुंचाना होती है। इन शक्ति संघर्षों के कारण मानव संबंधों में अक्सर गिरावट आती है, अतः दोनों चाहे वह पीड़क हो या पीड़ित अपनी व्यक्तिगत शक्ति खो देते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समाज में व्यक्तिगत शक्ति की हानि का कारण है अन्वय मानव संबंध, पीड़क व्यक्तियों की आक्रामकता, पीड़ित व्यक्ति की कमजोरी, समाज में शक्ति संघर्ष। तो डी आपका सही उत्तर है दोस्तों, डी होगा समाज में शक्ति संघर्ष। प्रश्नगत गद्यांश के प्रश्नानुसार समाज में व्यक्ति शक्ति की हानि का कारण समाज में शक्ति संघर्ष का होना है। माना गया है इन शक्ति संघर्षों के कारण मानव संबंधों में अक्सर गिरावट आती है तथा अंततः दोनों चाहे वह पीड़क हो या पीड़ित अपनी व्यक्तिगत शक्ति खो देते हैं। शक्ति के रूपों के बीच अंत क्रिया है। हमारे लक्ष्यों में सफलता का स्तर विशिष्ट रूप से लिंग आधारित कुछ नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन विश्व के सृजन हेतु आवश्यक। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों, विशिष्ट रूप से लिंग आधारित। शक्ति के रूपों के बीच में विशिष्ट रूप से लिंग आधारित अंत क्रिया है। जैसा कि गद्यांश में कहा गया है, शक्ति के ये दोनों रूप पुरुष और नारी दोनों के साथ साथ मौजूद हो सकते हैं। व्यक्तिगत शक्ति को पुरुष और नारी शक्ति के अंत क्रिया के प्रतिफल के रूप में देखा जा सकता है। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों पूरी प्लेलिस्ट जाके खोला करें, प्लेलिस्ट चेक किया करें। इस गद्यांश का जोड़ निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर है? शक्ति संघर्ष का महत्व, शक्ति के विभिन्न रूप और ढांचे, समाज में शक्ति विभाजन की आवश्यकता और सह अस्तित्व के हित में व्यक्तिगत शक्ति का दोहन। डी आपका सही उत्तर है दोस्तों, सह अस्तित्व के हित में व्यक्तिगत शक्ति का दोहन। इस गद्यांश का जोड़ सह अस्तित्व के हित में व्यक्तिगत शक्ति के दोहन की संकल्पना पर है, जहां बताया गया है कि हमारी ऊर्जा की सच्ची भूमिका व्यक्तिगत शक्ति प्राप्त करना और हमेशा दूर से कार्य संचालित करना, इसके अंतर्गत शक्ति के रूप में बात की गई है जिसका अपना सह अस्तित्व है। दोस्तों यहाँ पे आपका ये वाला सेट खत्म होता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहा करिए दोस्तों। और पूरी प्लेलिस्ट सारी प्लेलिस्ट एक बार जाके ज़रूर चेक करें दोस्तों। और मिलते हैं अगले वीडियो में। कल से आपको 2022-23 के PYQ मिलेंगे और आपको कल से प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा पेपर 1 का। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।